बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लोजिंग एंट्री का लेक्चर नंबर 1 हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और उसमें हमने डिस्कस किया क्लोजिंग एंट्री विदाउट एनी एडजस्टमेंट डेटा। सिंपल क्लोजिंग एंट्री को देखा जिसके अंदर एडजस्टमेंट डेटा नहीं होता, कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी एक्सपेंस की। सिंपल उस कंडीशन के अंदर हमने 2 केसेस स्टडी किए। अगर सवाल के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो, नॉट गिवन हो, तो सिंपल क्लोजिंग एंट्री किस तरह बनाई जाती है विदाउट एनी एडजस्टमेंट डेटा के। और फिर दूसरी केस के अंदर मैंने देखा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में और डेटा फॉर एडजस्टमेंट नहीं है तो उस सूरत के अंदर क्लोजिंग एंट्री किस तरह बनती है। तमाम ये कंडीशन और ये केसेस हमने लेक्चर नंबर 1 में क्लोजिंग एंट्री के रिकॉर्ड किए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक लेक्चर 2 के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम क्लोजिंग एंट्री का लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड करेंगे और लेक्चर 2 के अंदर हम कंडीशन 2 को फोकस करके स्टडी करेंगे। क्लोजिंग एंट्री की कंडीशन 2 के अंदर क्लोजिंग एंट्री विद एडजस्टमेंट डेटा, जो ज़्यादातर सवाल आपसे पूछा जाता है क्लोजिंग एंट्री का, वो एडजस्टमेंट डेटा के साथ ही पूछा जाता है। और उसमें क्लोजिंग एंट्री के इस तरह के सवाल के अंदर हम एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते हैं और उसमें डेटा फॉर एडजस्टमेंट आपको गिवन होता है। तो आज डेटा फॉर एडजस्टमेंट के साथ सवाल देखेंगे, दोनों कंडीशन के तहत देखेंगे। इफ़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना दी हुई हो क्वेश्चन के अंदर, तब डेटा फॉर एडजस्टमेंट के साथ क्लोजिंग एंट्री किस तरह बनाई जाती है। और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो और डेटा फॉर एडजस्टमेंट भी गिवन हो क्वेश्चन में, तो फिर एडजस्टिंग एंट्री किस तरह बनाई जाती है। इसके अलावा सर्विसिंग बिजनेस की क्लोजिंग एंट्री जिसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और परचेज वगैरह नहीं होती, उसको भी इसी लेक्चर के अंदर हम लास्ट में देखेंगे। तो इस तरह लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, सॉरी। तो क्लोजिंग एंट्री के इस तरह के सवालात के अंदर जब आपको डेटा फॉर एडजस्टमेंट दे दी जाए तो एक्सपेंस को एडजस्ट करने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट को। तो उसके लिए हम कुछ फार्मूले देखते हैं जिसके ज़रिए एक्सपेंस को एडजस्ट करके लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। कि अगर आपको एक्सपेंस को एक्चुअल एक्सपेंस, क्योंकि क्लोजिंग एंट्री के अंदर साल के आखिर में होने वाला एक्चुअल एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है कि इस साल टोटल एक्सपेंस हुआ कितना, और उसको एडजस्ट करके आपको लिखना होता है। तो अगर आप एक्चुअल सही मायने में एक्सपेंस मालूम करना चाहते हैं तो गिवन एक्सपेंस यानी डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जो एक्सपेंस होता है और ट्रायल बैलेंस में जो दिया होता है उसको एडजस्ट करना होता है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो इनिशियल एक्सपेंस, जैसे सैलरी एक्सपेंस ऊपर आपको टॉप पर 10,000 रुपये दिया हुआ और नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एक्रूड एक्सपेंस दे दिया जाए, तो उससे आप 5,000 रुपये एक्रूड दे दिया जाए, तो ऊपर वाला 10 और नीचे 5,000 प्लस करके बताएंगे इस साल का एक्सपेंस का खर्चा 15,000 रुपये हो रहा है। या अगर प्रीपेड बता दिया जाए डेटा फॉर एडजस्टमेंट में तो उसे माइनस करना पड़ेगा। तो जब भी इनिशियल एक्सपेंस जो होगा, एक्सपेंस गिवन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में उसी एक्सपेंस एक्रू हो जाए तो उसे आप प्लस कर दें। और अगर प्रीपेड हो जाए, डेटा फॉर एडजस्टमेंट उसका प्रीपेड बता दी जाए तो उसे क्या करते हैं आप माइनस करके लिखते हैं। मतलब जैसे रेंट एक्सपेंस टॉप पर आपको 20,000 रुपये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में बता दी जाए कि रेंट 2,000 रुपये का एक्रू हो गया, मतलब ड्यू हो गया, और आपको पता है तो उसको आप प्लस करके बताएंगे 20 और 2,000 22 हो जाएगा। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि नहीं 2,000 रुपये का एक्रू नहीं बल्कि प्रीपेड हो गया है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में प्रीपेड रेंट शो कर दिया है 2,000 पे, तो इनिशियल जो 20,000 का था उसमें से 2,000 रुपये आप क्या कर देंगे माइनस करेंगे। यानी एक्रू को प्लस करना है और प्रीपेड को क्या करना है माइनस करना है, ये डेटा फॉर एडजस्टमेंट के और ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंस को एडजस्ट करने के लिए। तो आपको ये भी याद रखना है कि एक्रूड एक्सपेंस को आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं, कभी आउटस्टैंडिंग क्लास से शो हो जाता है, अनपेड भी कहते हैं, पेबल भी कहते हैं। और इनकम के अकाउंट को एडजस्ट करने के भी ये रूल है कि इनकम जो गिवन ट्रायल बैलेंस में होगी उसमें डेटा फॉर एडजस्टमेंट की एक्रू इनकम प्लस करके लिखना पड़ेगी और अन इनकम माइनस करके लिखना पड़ेगी। और एक्रूड इनकम को आपको इनकम रिसीवेबल भी कहा जा सकता है। तो ये 2 फार्मूले थे। फर्दर इफ़ सेम वर्ड यूज इन ट्रायल बैलेंस एंड डेटा फॉर एडजस्टमेंट, अगर दोनों जगह सेम अल्फाज यूज हैं, यानी डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी आपको प्रीपेड लिखा हुआ आ जाए कोई एक्सपेंस का और ट्रायल बैलेंस के अंदर भी प्रीपेड ही लिखा हुआ आ जाए, तो फिर एक्सपेंस निकालने के लिए उसमें से क्या करना है प्रीपेड के जैसे प्रीपेड सैलरी हो ट्रायल बैलेंस में और प्रीपेड सैलरी डेटा फॉर एडजस्टमेंट में, तो उन दोनों को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, उनका डिफरेंस लिखना पड़ेगा आपको। जैसे कि प्रीपेड सैलरी 20,000 रुपये की थी, डेटा फॉर एडजस्टमेंट ने बता दी कि वो साल के आखिर में 5,000 रुपये की, तो 20 में से 5,000 माइनस करना पड़ेगा। यानी दोनों जगह सेम अल्फाज आ जाएँ तो एक्सपेंस मालूम करने का तरीक़ाकार क्या है, आप उन्हें माइनस करके एक्सपेंस निकालें। इस तरह अनअर्न इनकम के अंदर कमीशन इनकम ऊपर भी अनअर्न और नीचे भी अनअर्न दे दिया जाए, तो इस साल इनकम कितनी हुई, तो ऊपर अनअर्न 10,000 रुपये की, नीचे 2,000 रुपये शो हो रही है, तो 10,000 2,000 माइनस करके बताएंगे इस साल की आमदनी हमारी
8,000 रुपये हुई है, सही है। इसके अलावा सम टाइम ऐसा भी एक्सपेंस आपको मालूम करना होता है। इफ़ द अबव फार्मूला डोंट यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन, इन सिचुएशन में फार्मूला अप्लाई नहीं होती। अगर आपको इफ़ एक्सपेंस फॉर द ईयर, किसी भी एक्सपेंस फॉर द ईयर एक दे दिया है कि साल रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 10,000 रुपये का हो रहा है, तो ऊपर प्रीपेड हो, प्रीपेड रेंट हो, आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो, तो आप उसको एडजस्ट नहीं करते। फॉर द ईयर एक्सपेंस देने का मतलब होता है कि इस साल का एक्सपेंस आपको पूरा हाईलाइटेड करके एडजस्ट करके बता दिया गया है, तो वही एक्सपेंस के पैसे आपको इनके इनकम सभी के एक्सपेंस के अकाउंट के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर 10,000, तो आप फिर डायरेक्टली सैलरी का खर्चा कितना लिख देंगे 10,000। अगर डेटा फॉर जिसमें बता दिया कि सैलरी का खर्चा फॉर द ईयर 10,000 रुपये हो रहा है, या रेंट का खर्चा फॉर द ईयर 5,000 में, तो वही अमाउंट क्लोजिंग एंट्री में एक्सपेंस का एडजस्टेड होता है, उसी को लिख दिया जाता है। तो ऐसे बात बात दी, इफ़ फॉर द ईयर इनकम दे दी जाए या एक्सपेंस दे दिया है, तो वही यूज़ हो जाएगा, उसको फर्दर एडजस्ट नहीं करेंगे हम, और कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो 3 रूल, सबसे पहला इनिशियल रिकॉर्डिंग दी भी हो और नीचे डेटा फॉर्मेट में एक्रू हो तो प्लस कर दें, प्रीपेड तो माइनस कर दें एक्सपेंस के लिए, और इनकम के लिए ऊपर जो इनकम दी हुई है उसमें एक्रूड इनकम को जमा कर देंगे और अनअर्न्ड को माइनस कर दें। एक तरीका ये एडजस्ट करने का बात सिचुएशन में, और बात जगह दोनों जगह सेम आ जाए, प्रीपेड आ जाए, अनअर्न्ड आ जाए, तो इनकम या एक्सपेंस मालूम करने की दोनों को करके मालूम करना पड़ेगा माइनस। और जहाँ फॉर द ईयर दिए जाए तो डायरेक्ट वही एक्सपेंस या वही इनकम होती है उसको डायरेक्टली ले लिया जाता है, उसको फर्दर एडजस्ट नहीं किया जाता। तो लेक्चर 2 की कंडीशन नंबर 2 और केस नंबर 1 को पहले हम एक क्वेश्चन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह सिचुएशन में क्लोजिंग एंट्री किस तरह बनाई जाती है। तो क्लोजिंग एंट्री विथ एडजस्टमेंट डेटा इफ़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नॉट गिवन इन क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर डेटा फॉर एडजस्टमेंट आपको एक्सपेंस को एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है, और कहीं भी सवाल के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जिक्र नहीं है। अगर होता तो डेबिट साइड के अंदर होता है, तो ना तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है सवाल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो ये कंडीशन कौन सी बन जाती है, क्लोजिंग एंट्री विथ एडजस्टमेंट डेटा, यानी एडजस्टमेंट डेटा है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नॉट गिवन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दी हुई। तो इस सूरत के अंदर एक बार फिर हम क्लोजिंग एंट्री के पैटर्न को व्यू करते हैं। तो क्लोजिंग एंट्री इफ़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दी हुई हो तो आप क्लोजिंग एंट्री का पैटर्न यही फॉलो करेंगे, इनकम समरी को डेबिट करेंगे और फिर उसका मर्चेंट इन्वेंट्री ओपनिंग, परचेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, सेल रिटर्न, डिस्काउंट वगैरह को भी डेबिट करना, क्रेडिट करना पड़ेगा, और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको सेपरेटली क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन एडजस्ट करने के बाद कि इस साल कितना एक्सपेंस हो रहा है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में मर्चेंट इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे, सेल रिटर्न, परचेज डिस्काउंट के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, और फिर जितने भी रेवेन्यू के इंटरेस्ट इनकम, कमीशन इनकम, ये अकाउंट एडजस्ट करके यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा और इनकम से भी अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। फिर जैसे आपको बताया कि उसके बाद हम फाइनली इस पर देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर नेट इनकम या प्रॉफिट होता है तो इनकम सभी को डेबिट करना पड़ेगा और कैपिटल को क्रिएट करना पड़ेगा। ये बात प्रीवियस लेक्चर में आपको बताई कि अगर एक्सपेंसेस यहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा हो यहाँ पर एक्सपेंसेस, और इनकम साइड यानी रेवेन्यू साइड कम हो जाए, तो ऐसी सूरत में हमें लॉस हो जाएगा। और अगर एक्सपेंसेस यहाँ पर कम हो इनकम से भी, यहाँ रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए, तो उस सूरत में प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये एंट्री बनेगी और लॉस की सूरत में। इसके अलावा अगर क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग दी हुई होगी तो उसको क्लोज करने का तरीका है कैपिटल को डेबिट करके ड्राइंग के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो ये एक पैटर्न था। अब क्वेश्चन के जरिए हम शुरू करते हैं। सवाल हमें गिवन है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्री क्लोजिंग ट्रायल एमएस शाह एंड कंपनी। शाह कंपनी के बैलेंसेस आपको 2015 के दिए हुए हैं, तमाम डेटा आपको दिया हुआ है, कैश अकाउंट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और ऑफिस सप्लाइज वगैरह। इसी तरह क्रेडिट के अंदर भी आपको तमाम चीज़ें दी हुई, और यहाँ डेटा फॉर एडजस्टमेंट में आपको तमाम एक्सपेंसेस के बारे में बताया जा रहा है और रिक्वायर्ड के मुताबिक आपको क्लोजिंग एंट्री रिकॉर्ड करना है। तो लाइन ड्रॉ करते हैं, स्केच बता लेते हैं। मैसर्स शाह एंड कंपनी क्लोजिंग एंट्री फॉर द पीरियड एंड December 31, 2015, डेट पर्टिकुलर PR डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहला पैटर्न बताता है कि आप इनकम समरी अकाउंट को डेबिट कर दें, तो हमने इनकम समरी अकाउंट डेबिट कर दिया, इसका अमाउंट अभी हम लिखेंगे नहीं। फिर उसके बाद पैटर्न के मुताबिक मर्चेंट इन्वेंट्री ओपनिंग आपको क्रिएट करना है, परचेजेस, ट्रांसपोर्टेशन इन, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट,
इन तमाम अकाउंट को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट के अंदर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग ये दी हुई और ये नीचे हमें बताई हुई है एंडिंग। तो ओपनिंग को हमें, क्योंकि डेबिट में इसको क्रेडिट करना पड़ेगा 45,000 रुपये से, और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे परचेजेस, तो परचेजेस भी डेबिट में हमें मिल जाएगी 2 लाख, ये भी हमें क्या करना पड़ेगी, क्रेडिट। और ट्रांसपोर्टेशन इन, ये भी हमें क्या करना पड़ेगी, क्रेडिट। तो हम यहाँ पर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, फिर परचेजेस और ट्रांसपोर्टेशन इन को डायरेक्ट क्रेडिट कर रहे हैं। इसके बाद सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट, तो क्वेश्चन में सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट भी मौजूद है, ये आपको यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो सेल रिटर्न अलाउंस 8,000 और आगे चल के सवाल के अंदर शायद सेल डिस्काउंट गिवन नहीं है, तो छोड़ देंगे, हम सेल रिटर्न अलाउंस दे देंगे 8,000 रुपये का। तो यहाँ पर सिर्फ सेल रिटर्न एंड अलाउंस आ गया है 8,000, सेल डिस्काउंट नहीं है क्वेश्चन में गिवन, तो हम उसको पैटर्न के मुताबिक छोड़ते चलाएंगे। इसके बाद पैटर्न बताता है कि आप तमाम एक्सपेंसेस को एडजस्ट करें, मतलब सैलरी एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे इन सबको हमें एडजस्ट करके यहाँ लिखना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट से शुरू करते हैं कि कौन कौन से एक्सपेंसेस यहाँ बन सकते हैं। मर्चेंट इन्वेंट्री ओपनिंग, प्रीपेड रेंट, तो प्रीपेड रेंट के बारे में बताया आपको, साल की शुरू में प्रीपेड रेंट कितना था, 20,000 रुपये। तो अब एडजस्टमेंट डेटा में देखते हैं कि इस प्रीपेड रेंट में कोई कमी आई है या कुछ इजाफा हो गया है। तो प्रीपेड रेंट से मुराद यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि प्रीपेड ऑफिस रेंट साल के एंड में एक्सपायर्ड हो गया 8,000 रुपये का। तो आपके पास एडवांस रेंट जो था वो 20,000 रुपये का था, 20,000 रुपये का था, साल के एंड में उसमें से 8,000 रुपये का एक्सपायर्ड हो गया। तो हमें तो यहाँ एक्सपायर्ड की वैल्यू यानी एक्सपेंस के पैसे रिकॉर्ड करना था। इस साल प्रीपेड रेंट 12,000 रुपये का प्रीपेड बचा है और 8,000 रुपये का खर्च हो चुका है। तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली ऑफिस रेंट एक्सपेंस के अकाउंट में लिख देंगे, ऑफिस रेंट एक्सपेंस कितना हो चुका है, 8,000 रुपये का। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा कोई एक्सपेंस प्रीपेड रेंट के बाद एसेट सेल्स इक्विपमेंट, हमारा ड्राइंग को छोड़ देंगे अभी, सेल रिटर्न अलाउंस, परचेज को, ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ेंगे, ऑफिस सैलरी एक्सपेंस। तो ऑफिस सैलरी एक्सपेंस के बारे में जिक्र है शुरू में 50,000 रुपये का, तो अब एंड में देखते हैं डेट ऑफ एडजस्टमेंट मुताबिक 50,000 के ऑफिस सैलरी एक्सपेंस में कोई इजाफा हो रहा है, यानी ये आउटस्टैंडिंग या पेबल हो रहा है तो इजाफा हो रहा है, अगर प्रीपेड हो जाएगा तो कमी हो जाएगी। तो देखते हैं, तो ऑफिस सैलरी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 9,000 रुपये का आउटस्टैंड हो गया, यानी मजीद ड्यू हो गया है। तो प्रीवियस जो ऑफिस सैलरी एक्सपेंस था उसमें 9,000 रुपये का ऑफिस रेंट एक्सपेंस हम प्लस करके लिख देंगे। तो ऑफिस सैलरी एक्सपेंस बढ़ा के कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ऑफिस सैलरी एक्सपेंस 50,000 फिर प्लस कर देंगे 9,000 पे, तो ये कितना लिखना पड़ेगा 59। तो इस साल सैलरी का खर्चा 50 नहीं बल्कि 59,000 रुपये का हुआ है, क्योंकि 9,000 रुपये का एंड में हम पर ड्यू हो चुका है। तो इस साल का टोटल खर्चा 59,000 में, क्योंकि हमें इस साल के टोटल खर्चे यहाँ रिकॉर्ड करना होता है। फिर उसके बाद ऑफिस सैलरी एक्सपेंस के बाद ऊपर से हम देखते हुए आते हैं सेल सैलरीज एक्सपेंस, यानी सेल स्टाफ की सैलरी खर्चा एडिशनल डेटा के मुताबिक भी देखेंगे, और ऊपर इनिशियल डेटा बताता है कि कितना हुआ सेल सैलरी खर्चा 60,000 रुपये, और नीचे आपको सेल सैलरी एक्सपेंस जो बताया जा रहा है वो प्रीपेड हो गया कितना 8,000, यानी 8,000 रुपये का सेल सैलरी एक्सपेंस बच गया, यानी इस साल खर्च नहीं हुआ। तो हम बताएंगे इस साल प्रीपेड इसमें से क्या कर देंगे, माइनस करके लिख देंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं हम कि ऑफिस सैलरी एक्सपेंस तो 59, लेकिन सेल सैलरी एक्सपेंस 60 माइनस 8,000 तो कितना हो जाएगा 52,000 रुपये। 52, तो इस साल सेल सैलरी का खर्चा 60 नहीं बल्कि 52,000 रुपये हुआ है। तो ये तमाम एक्सपेंसेस यहाँ के तो रिकॉर्ड हो गए। अब बाकी कुछ एक्सपेंस हमें नीचे से एडजस्ट करके लिखना पड़ेंगे, जैसे कि बैड डेट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अमूमन नीचे ही होता है, तो उसे हम यहाँ से रिकॉर्ड करते हैं। तो ये बता रहे हैं इंक्रीज अलाउंस फॉर बैड डेट, अलाउंस फॉर बैड डेट कितना इंक्रीज़ हुआ है 50। तो इंक्रीज़ का मतलब ये एडजस्टेड फिगर है, अगर यहाँ पर एस्टिमेटेड दिया होता तो प्रीवियस बैलेंसेस को हमें एडजस्ट करना पड़ता है, जैसे एडजस्टिंग एंट्री में करते हैं। तो इंक्रीज़ बाय से ये शो होता है कि ये एडजस्टेड फिगर है बैड डेट का, तो डायरेक्टली बैड डेट एक्सपेंस में कितना रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमें 5,000 रुपये। तो हम यहाँ पर बैड डेट एक्सपेंस के 5,000 रुपये डायरेक्ट लिख रहे हैं। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जो दो एक्सपेंसेस अमूमन आपको एडजस्टमेंट डेटा से ही मिलते हैं, ऊपर से ज़्यादा एडजस्ट नहीं होते, वो एक बैड डेट एक्सपेंस होता है और एक डेप्रिसिएशन। बहुत ख़ास केसेस में बैड डेट को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर दूसरा एक्सपेंस जो हमारे पास आ रहा है वो डेप्रिसिएशन होगा, जिसका जिक्र ऊपर बता दिया कि डेप्रिसिएशन में 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के तहत निकलेगा। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फार्मूला हमें पता है, कॉस्ट में से हम एक्यूमुलेटेड प्रीवियस डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं और रेट अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा सेल्स इक्विपमेंट
सेल्स इक्विपमेंट आप देख रहे हैं 85,000 रुपये का और प्रीवियस अलाउंस पर 25,000 रुपये। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे और डिमिनिशिंग का रेट बताया 10% आपको यहाँ अप्लाई कर दिया जाएगा। तो यही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख के 85,000 25,000 माइनस किया, उसका रेट 10% का लगाया, तो इस साल का डेप्रिसिएशन का खर्चा 6,000 रुपये हुआ। इस तरह के तमाम एक्सपेंसेस हमने यहाँ रिकॉर्ड करे। तो इन एक्सपेंसेस को टोटल करेंगे, टोटल करके जो अमाउंट आएगा वो इनकम समरी अकाउंट में लिख दिया जाएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप, उसके मुताबिक पैटर्न के मुताबिक सेकंड स्टेप के अंदर हमें सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग को डेबिट करना पड़ता है, फिर सेल को डेबिट करना पड़ता है, परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट को डेबिट। तो ये 4 चीज़ें डेबिट होती हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, सेल, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट। तो हम आते हैं सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग, जो हमें एडिशनल डेटा से मिल जाएगी। एंड में ज़्यादातर डेटा फॉर एडजस्टमेंट के क्वेश्चन के अंदर एंडिंग इन्वेंटरी का जिक्र डेटा फॉर एडजस्टमेंट में ही होता है। ऊपर जो इन्वेंट्री होती है वो ओपनिंग होती है और डेटा फॉर एडजस्टमेंट जो होती है वो एंडिंग होती है, वरना डेट से भी आपको ये बात बदलती है कि ये एंड की इन्वेंट्री 62,000। तो मर्चेंट इन्वेंट्री एंडिंग को हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे 62,000 रुपये। इसके बाद सेल और परचेज रिटर्न को और परचेज डिस्काउंट को देखेंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट के अंदर हमें सेल 40,000 रुपये, परचेज अलाउंस 14,000 रुपये और परचेज डिस्काउंट 16,000। ये तीनों अकाउंट क्या हो जाएंगे यहाँ पर डेबिट, तो इसलिए हमने तीनों अकाउंट को यहाँ डेबिट कर दिया। फिर इसके अलावा जितनी भी इनकम होगी, पैटर्न आपको ये बताता है कि जितनी भी ये चारों चीज़ें डेबिट करने के बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, सेल, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट के बाद जितने भी रेवेन्यू के अकाउंट होंगे, कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम या रेंट इनकम, इनको एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा आपको। तो हम देखते हैं कि कितने रेवेन्यू के अकाउंट जो शो हो रहे हैं, जो क्रेडिट में उनके अलाउंस प्रोवाइडेड है, अकाउंट्स वाले मर्चेंडाइज हैं, सॉरी सेल, कमीशन इनकम, एक इनकम का अकाउंट हमें यहाँ दिया हुआ है कमीशन इनकम। इसके अलावा कोई नहीं है, ना इंटरेस्ट है, ना रेंट है, ना कोई अलहदा से और दूसरी इनकम है। तो कमीशन इनकम यहाँ पर कितना जिक्र हो रहा है 8,000 रुपये का। डेटा फॉर एडजस्टमेंट देखते हैं इस कमीशन के बारे में कुछ बताया गया है कि ये अनअर्न्ड हो रही है या एक्रू। अगर अनअर्न्ड होगी इनकम तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, अगर एक्रू हो जाएगी तो इसमें जमा करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, तो कमीशन के बारे में डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कोई रिकॉर्डिंग आपको नहीं दिखाई जा रही, मतलब कमीशन इनकम जितनी थी साल के एंड तक उतनी रही, ना बढ़ी ना कम हुई। तो डायरेक्टली सेकंड उसके बाद हम ये करेंगे, कमीशन इनको डायरेक्टली 8,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। अब इन तमाम अकाउंट को टोटल किया जाएगा कमीशन को क्रेडिट करने के बाद, तो टोटल जो रेवेन्यू साइड का टोटल बनता है वो 50,000 रुपये बनता है। तो इसलिए इनकम सभी अकाउंट 50,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। अब आपको इसके बाद ये अंदाज़ा करना है कि आया कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो हम इनकम साइड शो करिए, इस साल हमने 50,000 रुपये की अर्निंग करी है, आमदनी कमाई है, और एक्सपेंसेस हमारे 4,33,000 रुपये हैं, सॉरी हैं। तो इसका मतलब है एक्सपेंसेस साइड कम है और रेवेन्यू साइड ज़्यादा है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट की एंट्री बनवानी पड़ेगी। तो प्रॉफिट की एंट्री किस तरह बनती है, नेट इनकम की एंट्री, इनकम समरी को डेबिट करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट की समरी को कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अब ये बात तो तय हो गई है कि यहाँ पर हमें क्या है, एक्सपेंसेस इस साल कम हुए हैं और आमदनी जो है वो ज़्यादा हुई है। तो नेट इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उसकी एंट्री इनकम समरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट ये 50,000 में इनकम में से एक्सपेंसेस के जो ऊपर यहाँ पर आ रहा है 4,03,000 रुपये, ये हम माइनस कर देते हैं इसमें से, तो पता चलता है 97,000 रुपये। तो इसका मतलब ये लिया जाता है कि इस साल का इदारे ने 97,000 रुपये की इनकम आमदनी कमाई। तो इनकम समरी अकाउंट 97,000 रुपये से डेबिट हो जाएगा और शास का कैपिटल 97,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया जाएगा। आखिर में अगर क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग दी जाती है तो उसको भी क्लोज करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग आपको गिवन है और ड्राइंग डेबिट साइड पर शो हो रही होती है। तो हम देखते हैं, तो स्टार्ट के अंदर ये 10,000 की शाह साहब की ड्राइंग है डेबिट में। तो इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए ड्राइंग के अकाउंट को, क्योंकि ये डेबिट में है तो क्लोज करने के इसको क्रेडिट करना पड़ेगा और कैपिटल को डेबिट। तो पैटर्न में हमेशा ड्राइंग की एंट्री फिक्स है, जब भी ड्राइंग के अकाउंट को क्लोज करना हो तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दें और ड्राइंग के अकाउंट को क्रेडिट कर दें। 10,000 रुपये की ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है जो हमने आपको यहाँ दिखाई, इसको हम यहाँ पर ला के क्लोज कर दें। तो शास कैपिटल डेबिट 10,000 है और शास ड्राइंग 10,000 रुपये क्रेडिट हो गई। सही, तो इस तरह ये एंट्री पूरी हमारी कंप्लीट हुई। क्वेश्चन में इनकम और रेवेन्यू को एडजस्ट करने के लिए कुछ फार्मूले होते हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 पर जाएंगे।
जी, तो अब कंडीशन नंबर 2 की केस नंबर 2 को देखेंगे कि अगर डेटा फॉर एडजस्टमेंट गिवन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आपको क्वेश्चन में दे दी जाए तो उस सूरत के अंदर क्लोजिंग एंट्री हम किस तरह बना दें। तो ये सवाल हमारे सामने, और इसमें हम देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है आपको 1,23,000 रुपये की, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट भी गिवन है। तो ऐसी सूरत में जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दी जाती है तो एंट्री क्लोजिंग एंट्री बनाने का पैटर्न थोड़ा सा तब्दील हो जाता है, और वो ये होता है कि इनकम समरी को वही डेबिट करते हैं, लेकिन मर्चेंट इन्वेंट्री ओपनिंग और जो डेबिट होती थी प्रीवियस में, और परचेज ट्रांसपोर्टेशन और सेल एंड सेल डिस्काउंट, ये सारे अकाउंट आते थे, तो उसमें थोड़ी तब्दीली आ जाएगी। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर मर्चेंट इन्वेंट्री ओपनिंग, एंडिंग, परचेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट पहले से एडजस्टेड होते हैं, इसी वजह से ये अकाउंट स्कैप कर दिया जाते हैं। मर्चेंट इन्वेंट्री ओपनिंग और एंडिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता, अगर सवाल में दी हुई है तो आप भी यूज़ नहीं करेंगे। परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट को भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, और ट्रांसपोर्टेशन को भी नहीं लिया जाता। तो पहले स्टेप में से हम यहाँ पर मर्चेंट इन्वेंट्री ओपनिंग लिखा करते थे, फिर परचेज, फिर ट्रांसपोर्टेशन, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ से स्कैप कर दी जाएंगी और डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रिएट किया जाएगा। और दूसरे स्टेप में मर्चेंट इन्वेंट्री एंडिंग आती थी, फिर उसके बाद परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट होता है, तो तीन चीज़ें यहाँ से स्कैप कर दी जाती हैं। सही है, तो नया पैटर्न कुछ इस तरीके से बन जाता है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी जाए सवाल के अंदर, सबसे पहले आप इनकम समरी को डेबिट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रिएट कर देंगे, फिर सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट को क्रिएट कर देंगे, फिर जितने भी एक्सपेंसेस होंगे एडजस्ट करने के बाद उन्हें क्रेडिट करना पड़ेगा। इसमें इनकम साइड पे मर्चेंट इन्वेंट्री एंडिंग, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट नहीं लेंगे, फिर उसके बाद जितने भी रेवेन्यू होंगे सेल के बाद वो अलग-अलग रिकॉर्ड किए जाएंगे एडजस्ट करके, फिर इनकम समरी को क्रिएट करके फाइनली नेट इनकम या लॉस डिफाइन किया जाएगा, और फिर उसके बाद उसकी एंट्री बना दी जाएगी। तो हम ये कंडीशन हम यहाँ देख रहे हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, तो सूरत में जो एंट्री बनेगी और डेटा फॉर एडजस्टमेंट भी आपको गिवन है। तो एंट्री बनाने का तरीका सबसे पहले वही कंपनी का नाम लिख दें, इनकम समरी को डेबिट कर दें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डायरेक्टली क्रिएट कर दिया जाएगा। उसका अमाउंट कितना क्वेश्चन में गिवन है जी, 1,23,000 रुपये डेबिट। फिर उसके बाद सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट लेना पड़ेगा हमें, तो क्वेश्चन के अंदर हम देख लेते हैं सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो एंट्री के अंदर छोड़ देंगे। फिर डायरेक्टली सारे एक्सपेंसेस एडजस्ट करना पड़ेंगे, तो हम एक्सपेंसेस को ऊपर से शुरू करते हैं और ऊपर फार्मूले के मुताबिक एडजस्ट करेंगे कि कितना एक्सपेंसेस साल हो रहा है। तो ऊपर से कैश, तो सबसे पहले एक्सपेंस ये प्रीपेड एडवर्टाइजिंग से देखते हैं कितना एक्सपेंस बन रहा है। तो प्रीपेड एडवांस एडवर्टाइजिंग जो इन्होंने 10,000 रुपये की साल की शुरू दी थी, साल के एंड में उसके बारे में बताया जा रहा है कि प्रीपेड एडवर्टाइजिंग साल की शुरू कितनी 4,000 हुई। तो अभी आपको फार्मूला समझाया कि अगर दोनों जगह सेम वर्डिंग आ जाए, ऊपर भी प्रीपेड और डेटा फॉर एडजस्टमेंट, तो एक्सपेंस निकालने के तरीके का था से माइनस करके निकालें। साल की शुरू एडवांस कितना था एडवर्टाइजिंग का 10,000, ये जो दिया हुआ है, और साल के एंड में प्रीपेड कितना हो गया 4,000, ऊपर भी प्रीपेड है नीचे भी प्रीपेड। तो इसका मतलब है साल के एंड में एडवांस एडवर्टाइजिंग आपके पास कितनी बची है 4,000, तो खर्च कितनी होगी 6,000 रुपये। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर लिखेंगे, तो डायरेक्टली एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस एडजस्ट करने के बाद पता चलता है कि साल की शुरू में 10,000 रुपये थी, एंड में 4,000 प्रीपेड बचा, तो खर्च कितने हो गया 6,000। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कितना आ जाएगा 6,000 रुपये। उसके बाद हम दूसरे एक्सपेंस को एडजस्ट करते हैं और ऊपर से ही शुरू करते हुए आते हैं, देखते हुए आते हैं तरतीब के लिहाज से। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग के बाद इक्विपमेंट नहीं आ सकता, अलाउंसेस है ये, तो लाइबिलिटी अकाउंट पेबल छोड़ देंगे, हमें एक्सपेंस चाहिए यहाँ पर। और फिर उसके बाद सेल रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स हो चुकी है, सैलरी एक्सपेंस, जी एक्सपेंस हमें मिला यहाँ पर सैलरी एक्सपेंस कितने गए 1,23,000 रुपये का, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्सपेंस से 15,000 रुपये का सैलरी एक्सपेंस इनिशियल रिकॉर्डिंग है ट्रायल में दिया हुआ। अब देखते हैं अगर सैलरी एक्सपेंस प्रीपेड होगा तो इसमें से माइनस कर दिया जाएगा वो अमाउंट, अगर एक्रू हो रहा होगा एक्रूड आउटस्टैंडिंग एंड पेड होगा तो इस अमाउंट के 15,000 में उसके पैसे प्लस कर दिए जाएंगे। तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट चेक करते हैं कि सैलरी के बारे में क्या है, या फॉर द ईयर दे दिया जाए तो डायरेक्ट वही एक्सपेंस होता है। तो सैलरी एक्सपेंस उन्होंने बता दिया फॉर द ईयर कितना हो गया 12,000, इसका मतलब ये एडजस्टेड करके दिए गए हैं। फॉर द ईयर एक्सपेंस अगर डेटा फॉर एडजस्टमेंट शो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है वो एडजस्टेड होता है, डायरेक्ट आपको वही एक्सपेंस क्लोजिंग एंट्री में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो मतलब ये है कि 2-3 हज़ार रुपये का प्रीपेड हो चुका होगा, 15 में जो माइनस करके बता रहे हैं कि इस साल सैलरी खर्चा 12,000, तो सैलरी एक्सपेंस में डायरेक्टली फॉर द ईयर दे दी जाए तो हमने बताया था कि डायरेक्ट क्या लिखते हैं वही एक्सपेंस लिख देते हैं। सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर हम डायरेक्ट कितने यहाँ पर नोट कर देंगे 12,000, सैलरी एक्सपेंस 12,000 रुपये का। सैलरी एक्सपेंस के बाद फिर दूसरे किसी एक्सपेंस के ऊपर आते हैं, तो सैलरी एक्सपेंस के बाद ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस बता रहे हैं यहाँ पर कितना है 15,000 रुपये, सॉरी 5,000 रुपये। नीचे देखते हैं कि सप्लाईज के बारे में क्या बताया जा रहा है, सप्लाईज के बारे में बताया गया सप्लाई यूज्ड हो गई,
साल के आखिर में बताया इस साल सप्लाई सिर्फ यूज़ कितने की हुई 2000 रुपये की, जबकि साल के शुरू में बताया गया सैलरी सप्लाईज का खर्चा फिर सप्लाईज का खर्चा 5000, लेकिन 5000 रुपये का नहीं हुआ। इस साल सप्लाई यूज़ कितनी हुई है 2000, तो हमें एक्सपेंस नोट करना है इस साल एक्सपेंस कितना। तो यूज़ के लफ्ज़ से ये पता चलता है कि इस साल सप्लाईज का खर्चा सिर्फ 2000 रुपये का हुआ है। इस्तेमाल कितनी की सप्लाई 2000 रुपये की, और 3000 रुपये की बच गई है, यूज़ नहीं हुई है, तो वन यूज़ है, प्रीपेड है। तो हमें तो एक्सपेंस के पैसे यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ते हैं, इसी वजह से हम डायरेक्टली ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस कितना लिखेंगे यहाँ पर ऑफिस सप्लाईज में 2000 रुपये जी। ऑफिस सप्लाईज में 2000 रुपये रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम यहाँ पर तरतीब के लिहाज से आते हैं रेंट एक्सपेंस इस साल डेटा फॉर एडजस्टमेंट के मुताबिक क्या है और ट्रायल बैलेंस के मुताबिक क्या है। तो ट्रायल बैलेंस में देख रहे हैं हम, तो इस साल रेंट के अंदर 6400 रुपये हो रहा है, और डेटा एडजस्टमेंट क्या बता रहा है रेंट के बारे में, देखते हैं रेंट के बारे में कोई रिकॉर्डिंग है जी। रेंट फॉर द ईयर, रेंट का भी फॉर द ईयर बता दिया गया, तो फर्दर एडजस्ट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम डायरेक्ट रेंट का खर्चा इस साल एडजस्ट करके बता रहे हैं। इस साल रेंट का खर्चा 8000 रुपये का हो रहा है, ना तो 6400 रुपये हो रहा है बल्कि कितना हो रहा है 8000, मतलब ये बनता है 2600 रुपये का एक्रू हो गया होगा जो प्लस करके बता रहे हैं। तो डायरेक्टली रेंट का खर्चा यहाँ पर रेंट एक्सपेंस हमें 8000 रुपये रिकॉर्ड कर देंगे। रेंट एक्सपेंस कितना है 8000। अगर डेटा फॉर एडजस्टमेंट फॉर द ईयर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया गया है तो वो एडजस्टेड फील होता है, डायरेक्ट वही अमाउंट एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो रेंट एक्सपेंस डायरेक्टली हम कितना लिख रहे हैं यहाँ पर 8000 रुपये। इसके बाद रेंट एक्सपेंस के बाद हम आते हैं रेंट एक्सपेंस के बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस 3600 रुपये। आप देखना है डेटा फॉर एडजस्टमेंट इंश्योरेंस एक्सपेंस के बारे में क्या बताता है, क्या ये प्रीपेड हो रहा है, क्या ये एक्रू हो रहा है, या इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो हम देखते हैं इंश्योरेंस पे 3 ईयर इंश्योरेंस पॉलिसी इन्होंने पेड की थी अगस्त 1 की। तो ये 3 ईयर की इंश्योरेंस हमने दी हुई है, 3 साल की है, कितनी 3600 को इन्होंने एज एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है। लेकिन हम देखेंगे इस साल इसमें से खर्चा कितना हुआ है, तो 3 ईयर्स का है, तो 3 ईयर के एक्सपेंस प्रीपेड एडवांस है। तो हम देखेंगे इस साल इन्होंने दिया का भी है अगस्त की 1 1998 में, और ये डेटा की रिकॉर्डिंग एंट्री भी 98 में बन रही है। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक, क्योंकि एंट्री हमें क्लोजिंग एंट्री दिसंबर बना रहे हैं, तो हमें कितने मंथ बनते हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 मंथ। तो इसका मतलब है इस साल इंश्योरेंस का खर्चा सिर्फ 5 मंथ का हुआ है। तो हम ये करेंगे सबसे पहले ये जो टोटल इंश्योरेंस एक्सपेंस दिया हुआ है इसको हम एक साल में 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 3 ईयर में 36 मंथ होंगे। तो इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे भाई 36 से। जब हम इसको 36 से टोटल अमाउंट को डिवाइड करेंगे तो मंथ का आ जाएगा। एक मंथ की इंश्योरेंस कितनी बनती है, जब आप 36 से उसको डिवाइड करोगे तो 100 आएगा। तो मतलब एक मंथ की इंश्योरेंस 100 रुपये है, और इस तरह 36 मंथ की कितनी बनती है 3600 रुपये बन रही है। तो हमें कितने महीने के इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है 5 मंथ का। तो हम यहाँ पर इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड करते वक्त लिखेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट कर देंगे 3600 को डिवाइड करें 36 से और मल्टीप्लाई कितने देंगे 5 से। तो कितने मंथ की इंश्योरेंस खर्चा बन रहा है 5 मंथ का इस साल खर्चा इंश्योरेंस का हुआ है अगस्त से लेकर दिसंबर तक। तो कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा 500 रुपये। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस में 500 रुपये लिख देंगे। इसके बाद 2 एक्सपेंसेस होते हैं जो अमूमन हमें डेटा फॉर एडजस्टमेंट से रिकॉर्ड करना पड़ता है, एक डेप्रिसिएशन और एक बैड डेट एक्सपेंस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डायरेक्ट बता दिया 1000 रुपये, और डाउटफुल डेट रिसीवेबल पे एस्टीमेट कितना किया है 1000 रुपये। तो डेप्रिसिएशन में डायरेक्ट कितना ले लिया जाएगा 1000 रुपये। लेकिन अगर बैड डेट एस्टीमेटेड दिया जा रहा है या परसेंटेज पे कैलकुलेट करना पड़ रहा है अकाउंट्स में, जैसे हम एडजस्टिंग एंट्री के अंदर देखते थे, तो फर्दर यहाँ पर भी ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, एस्टीमेटेड है। और ऊपर सवाल में अलाउंस फॉर बैड डेट का बैलेंस अगर क्रेडिट में है तो वो उस में से माइनस करना पड़ेगा, अगर डेबिट में है तो प्लस करना पड़ेगा। तो अलाउंस फॉर बैड डेट का बैलेंस यहाँ पर 500 रुपये क्रेडिट में, तो यहाँ एस्टीमेटेड जो दिया हुआ है इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा माइनस करके लिखना पड़ेगा। तो बैड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो डायरेक्टली हम कितना लिख देंगे 1000 रुपये। लेकिन बैड डेट एक्सपेंस में 1000 जो एस्टीमेटेड था डेटा फॉर एडजस्टमेंट में गिवन है, उसमें से क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो प्रीवियस माइनस करना पड़ता है, डेबिट में होता है तो प्लस करना होता है, क्रेडिट में तो हमने माइनस किया। तो बैड डेट एक्सपेंस में कितना देंगे 500 रुपये। इस तरह तमाम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे, इनको टोटल करेंगे, टोटल अमाउंट 1,53,000 रुपये बनते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप में हमें लेना पड़ता है जी सेल और तमाम रेवेन्यूज़। तो सेल यहाँ पर क्रेडिट के अंदर दी हुई है, और सेल हमें गिवन कितनी है जी देख लेते हैं। सेल हमें यहाँ पर जो दी जा रही है वो है, सेल को नोट करने के लिए देखते हैं कि सेल क्वेश्चन में हमें गिवन है और सेल रेवेन्यू के नाम से दी हुई होगी क्वेश्चन के अंदर।
और सेल रेवेन्यू में गिवन है 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपये सेल। और इसके अलावा से सेल के अकाउंट को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डेबिट 2 लाख से। इसके अलावा ना तो परचेज ना परचेज डिस्काउंट है, अगर होता भी तो रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। फिर उसके बाद एक ही इनकम है यहाँ पर, और वो इनकम है हमारी कमीशन इनकम। तो कमीशन इनकम स्टार्ट में कितनी दी हुई है, जो दी हुई है 10,000 भी, अगर एक्रू होगी तो जमा हो जाएगी, अनअर्न्ड होगी तो माइनस करना पड़ेगी। तो कमीशन यहाँ पर अर्न ड्यूरिंग द ईयर, तो ये भी ईयर की दे दी है। जब भी कोई भी एक्सपेंस के अंदर फॉर द ईयर दे दिया जाए या इनकम में दी जाए तो वही आपकी इनकम होती है, डायरेक्टली आपको वही लिखना पड़ता है। तो आप 10,000 पर है, लेकिन यहाँ पर कितनी बता रहा है 8,000 रुपये फॉर द ईयर, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर जो रिकॉर्ड करेंगे वो 8,000 रुपये यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। तो कमीशन इनकम में 8,000 रुपये आ जाएंगे। इस तरह सबको टोटल करेंगे तो टोटल अमाउंट जो होता है इनकम से रिकॉर्ड में 2,08,000 रुपये आ जाते हैं। तो इस साल की इनकम जो हमारी 2,08,000 रुपये, और एक्सपेंसेस जो है हमारे वो जो है यहाँ पर आ रहे हैं जी 1,53,000। तो एक्सपेंसेस कम है, इनकम ज़्यादा है, तो यहाँ भी नेट इनकम ही हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, तो डायरेक्टली इनकम से हमें डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डिफरेंस निकालते हैं 2,08,000 से, फिर 1,53,000 माइनस करेंगे तो कितनी इनकम हो रही है इस साल 55,000 रुपये की। तो इनकम ज़्यादा, इनकम का अकाउंट ज़्यादा है और एक्सपेंस कम होता है, इसलिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो उसकी एंट्री डायरेक्ट हमने ये डिफाइन की। और क्वेश्चन में क्योंकि ड्राइंग नहीं दी हुई तो ड्राइंग अकाउंट की रिकॉर्डिंग यहाँ नहीं होगी। तो अब हम देखेंगे कि जो प्रीवियस 2 एग्जांपल्स हम क्लोजिंग एंट्री की देख रहे थे उसमें हम बात कर रहे थे ट्रेडिंग बिजनेस की क्लोजिंग एंट्री की, जिसमें बटन इन्वेंट्री, ओपनिंग और एंडिंग वगैरह और परचेज वगैरह के अकाउंट आपको मिलते हैं, और सेल वगैरह के भी मिलते थे, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होती थी क्योंकि वो एक ट्रेडिंग बिजनेस होता था, सेल परचेज का काम वहाँ पर हो रहा होता था। लेकिन कुछ बिजनेस सर्विसिंग बिजनेस होते हैं जिनका ट्रेडिंग बिजनेस से कोई लिंक नहीं होता, बल्कि डायरेक्टली उनका काम सर्विस प्रोवाइड करना होता है, तो उनके पास जो अकाउंट होते हैं वो सिर्फ एक्सपेंस और रेवेन्यू के होते हैं। वहाँ ना मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग होती है, ना परचेज होती है, ना परचेज डिस्काउंट, ना सेल का कोई जिक्र होता है। तो ऐसे कारोबार जो सर्विसेज बिजनेस पे काम कर रहे होते हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो क्लोजिंग एंट्री बनती है वो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के अकाउंट के थ्रू बनती है। जैसे कि सामने एग्जाम्पल है, आज हम इसी को देखेंगे। क्लोजिंग एंट्री फॉर सर्विसिंग बिजनेस, जैसे क्वेश्चन है, ट्रायल में नादिर कंपनी आपको दिया हुआ है और ये बी कंपार्टमेंट 2008 प्राइवेट का क्वेश्चन है। इसके अंदर आप देखते हैं कैश, सप्लाईज वगैरह, एडवर्टाइजिंग और क्रेडिट के अंदर भी अलाउंसेस हैं और कैपिटल वगैरह कमीशन इनकम दी हुई है, और फिर डेट ऑफ एडजस्टमेंट गिवन है। लेकिन मर्चेंट इन्वेंट्री, ओपनिंग, एंडिंग, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, इन सेल रिटर्न, ट्रेड डिस्काउंट कुछ नहीं है। तो क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं होती यहाँ पर, तो इसलिए क्लोजिंग एंट्री बनाते हुए इन्हें रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता। तो आप इस टाइप की सर्विसिंग बिजनेस क्लोजिंग एंट्री के अंदर सबसे पहले आप वही तरीका इनकम से अकाउंट को डेबिट कर देंगे, फिर उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे एडजस्ट किए जाएंगे। तो सबसे पहला एक्सपेंस हम ऊपर से शुरू करते हैं, ऑफिस सप्लाइज। ऑफिस सप्लाइज के बारे में बताया जा रहा है, साल के शुरू में 800 रुपये की, नीचे बताया ऑन हैंड हाथ में कितने की बची 500 रुपये। इसका मतलब जो चीज़ हाथ में है वो बच गई है और जो हाथ से निकल गई वो खर्च हो गई। तो इससे बदलता है साल के एंड में 800 रुपये की सप्लाइज में से 500 रुपये की बची, 300 रुपये का एक्सपेंस हो गया। तो हम डायरेक्टली एक्सपेंस में, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस में कितना लिख देंगे 300 रुपये। फिर इसके बाद दूसरे एक्सपेंस को देखते हैं, ऑफिस सप्लाईज के बाद हमें एडवर्टाइजिंग कहते हैं, प्रीपेड एडवांस एडवर्टाइजिंग आपने कितनी दी हुई थी 6,000 रुपये की, और साल के एंड में उसमें से अनएक्सपायर्ड यानी प्रीपेड कितनी बची 2,000 की बच गई। 6,000 रुपये की तो कितने की खर्च हुई, दोनों जगह प्रीपेड है, अनएक्सपायर्ड का मतलब भी प्रीपेड होता है। तो माइनस करके बताइए कि साल कितना खर्चा हो रहा है एडवर्टाइजिंग का। 6,000 माइनस के साथ 4,000, तो एडवर्टाइजिंग में कितना लिख देंगे 4,000 रुपये। तो इसके बाद हम आते हैं दूसरे एक्सपेंस के ऊपर से शुरू करते हैं सवाल को। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग के बाद रेंट एक्सपेंस की बारी है। रेंट एक्सपेंस साल के शुरू में कितना 3,000 रुपये का, और डेट ऑफ बर्थ एडजस्टमेंट के अंदर रेंट के बारे में बताया जा रहा है कि प्रीपेड सेल ईयर रेंट, एक्चुअल रेंट फॉर द ईयर, तो कितना हो गया 3,000। तो आपको बताया कि फॉर द ईयर का लफ्ज़ अगर डेट ऑफ एडजस्टमेंट दे दिया जाए तो आप फर्दर एडजस्ट करने की गुंजाइश नहीं होती, वही टोटल एक्सपेंस होता है इस साल का, उसी को क्लोजिंग एंट्री में रिकॉर्ड कर दिया था। तो एक्सपेंस का डायरेक्टली खर्चा हम कितना रिकॉर्ड कर देंगे, रेंट एक्सपेंस फॉर 3,600 रुपये। तो यहाँ रेंट एक्सपेंस के मद में कितना खर्चा है, रेंट एक्सपेंस को हम क्रेडिट कर रहे हैं 3,600 रुपये से। सही है जी। उसके बाद हम आते हैं रेंट के बाद फर्नीचर है, सैलरी एक्सपेंस, सैलरी 5,000 सैलरी के बारे में देखते हैं कि प्रीपेड हो रही है या अनअर्न्ड हो रही है, प्रीपेड हो रही है या एक्रू हो रही है या फिर फॉर द ईयर ही दे दिया। 3 में तो कोई एक बात डेट ऑफ एडजस्टमेंट में आपको मिलेगी, या तीनों में तो कोई भी बात नहीं हुई, तो डायरेक्ट यही खर्चा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो सैलरी के बारे में जी यहाँ पर है, सैलरी के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है सारे अकाउंट में कहीं भी। सैलरी के बारे में जी सैलरी है, प्रीपेड सैलरी 8,000, तो प्रीपेड जो होगा वो ऊपर वाले
एक्सपेंस में से माइनस करना पड़ेगा, यानी 5000 में कितने माइनस करके लिखना पड़ेंगे 8000 रुपये, 800 रुपये। तो सैलरी खर्चा 8000 माइनस के साल 8000 रुपये की 800 रुपये की सैलरी पे पड़ने की वजह से खर्चा कितना हो जाएगा 4200। तो सैलरी एक्सपेंस कितना लिख देंगे 4200 रुपये। तो इस साल का सैलरी खर्चा 4200 रुपये बनता है। सैलरी खर्चों के बाद यहाँ के तमाम एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो दो एक्सपेंस नॉर्मली हमें डेटा फॉर एडजस्टमेंट से ही निकालना पड़ते हैं, वो होते हैं डेप्रिसिएशन और बैड डेट। तो यहाँ पर ऑफिस सप्लाईज हो चुका है, एडवर्टाइजिंग खर्चा हो चुका है। डेप्रिसिएशन कितना है फर्नीचर पे 20% कॉस्ट है, और इसके अलावा बैड डेट का खर्चा नहीं है। तो फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है 10,000 का कितना परसेंट 20% निकालना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा 10,000 का 20% निकाला 2,000 रुपये आ गया। इसके अलावा कोई भी एक्सपेंस नहीं है। तमाम एक्सपेंसेस के टोटल का टोटल करेंगे तो 14,100 रुपये बनता है। तो टोटल एक्सपेंस इस साल के 14,100 बनते हैं। इसके बाद हम इनकम पे आते हैं सेकंड स्टेप में। तो सेल का यहाँ तो कोई जिक्र ही नहीं होता क्योंकि सर्विसिंग बिजनेस होता है। तो डायरेक्टली हम जितनी भी इनकम होती है उन्हें एडजस्ट करके लिखना पड़ता है। तो यहाँ सिर्फ एक ही इनकम का जिक्र है और वो है कमीशन इनकम। कमीशन कितनी 14। कमीशन के बारे में डेटा फॉर एडजस्टमेंट में या तो फॉर द ईयर बताया जा सकता है। अगर फॉर द ईयर दिया हुआ तो वही इनकम है, डायरेक्ट वही ले लेंगे। अनअर्न्ड होगी तो वो माइनस करना पड़ेगी। एक्रू इनकम होगी तो वो ऐड 3 में से कोई एक बात या तीनों में से कोई ना हो तो जितना ऊपर होगा वही लिख दिया जाएगा। तो कमीशन रिसीवेबल हो गई, एक्रू को रिसीवेबल भी कहते हैं 3000 रुपये, और अनअर्न्ड कितनी हो गई 700 रुपये की। तो हमारा फार्मूला क्या था, एक्चुअल ऊपर जो गिवन इनकम होती है उसमें एक्रू को यानी रिसीवेबल को प्लस करते हैं और अनअर्न्ड को माइनस कर देते हैं। यानी इसके अंदर इस कमीशन इनकम के अंदर ये वाले प्लस करना पड़ेगा और ये माइनस करना पड़ेगा नेट निकालने के लिए इस साल की आमदनी कितनी हुई। तो भाई हम यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं डायरेक्टली टोटल कमीशन इनकम के अंदर हमने एडजस्टेड फिगर कैलकुलेशन शो नहीं है यहाँ पर। डायरेक्टली 10,000 रुपये में ये जो 10,000 रुपये की थी जी, ये रही कमीशन 14,000 रुपये की कमीशन इनकम थी, इसमें प्लस कर देंगे 300 रुपये तो 14,300 हो जाएगा, और इसमें से 700 रुपये माइनस कर देंगे। जब 14,000 रुपये से 700 रुपये माइनस करे जाएंगे तो जो नेट आंसर निकलता है वो निकल रहा है हमारा जो निकल रहा है वो 13,600। इस साल कमीशन की इनकम 13,600 रुपये हो रही है। फिर फर्दर एडजस्ट करेंगे इनकम सब्री में 13,600 और यहाँ 14, तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इनकम कम है तो लॉस हो रहा है। लॉस की सूरत में एंट्री रिवर्स बनेगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, इनकम सब्री अकाउंट क्रेडिट करना। एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इनकम कम है तो वैसे यहाँ लॉस की एंट्री बन रही है। तो कैपिटल को डेबिट कर देंगे, इनकम सब्री अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, इसमें से इस अमाउंट को माइनस करिए। कितने का लॉस हुआ 500 रुपये का। तो इस तरह ये एंट्री सर्विसिंग बिजनेस की हमने रिकॉर्ड करी और लेशन आप ये पास कर देंगे टू क्लोज द एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट।